हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम करने वाले हैं यूनिट 7 का रिवीजन स्टार्ट। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण का जो ओरिजिन हुआ है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना या फिर घिरा हुआ। पर्यावरण के संगठक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के पर्यावरण के संगठक होते हैं: भौतिक या अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक और जैविक संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक में स्थल, वायु और जल को सम्मिलित किया गया है। ऊर्जा संगठक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया गया है। एंड जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मनुष्य को सम्मिलित किया गया है। एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली है, यह स्थिर नहीं रहता है। क्या स्थिर नहीं रहता है? पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है, यह समय और स्थान के अकॉर्डिंग क्या रहता है? बदलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं। तो नियतिवादी अवधारणा है, संभववादी अवधारणा है, नव नियतिवादी अवधारणा है, सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा है और पारिस्थितिकी अवधारणा है। सबसे पहले हम देखेंगे नियतिवादी अवधारणा, जिसके अंदर नेचर को बड़ा माना गया है मनुष्य से, यानी कि प्रकृति की क्या है? सर्वे सर्वा है, मानव प्रकृति का दास है। ओके, इस थ्योरी का सपोर्ट किसने किया है? तो हम्बोल्ट और रीटर ने किया है। उसके बाद है संभववादी अवधारणा, जिसमें मानव विजेता होता है, यानी कि मानव पर्यावरण को अपने अनुसार बदल सकता है। इस थ्योरी का सपोर्ट किसने किया था? विडॉल डी लॉबलास ने। उसके बाद अगली अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि रुको और जाओ की नीति को फॉलो करो। इस अवधारणा के आलोचक ग्रिफिथ टेलर रहे हैं। उसके बाद आती है सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। ये जो अवधारणा है, इसके जनक प्रोफेसर कार्ल हावर को माना जाता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। ओके, उसके बाद आती है एक और अवधारणा, जो कि है पारिस्थितिकी अवधारणा। ये बताती है कि मनुष्य और प्रकृति का क्या एक दूसरे के साथ सामंजस्य और अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर सतत विकास। भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना ही वर्तमान आवश्यकता की पूरी करना क्या कहलाता है? सतत विकास आपका कहलाता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ब्रॉटलैंड रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है, जिसका यहाँ पर इसका टाइटल क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। इसके 4 मानक है, सतत विकास के 4 मानक दिए हुए: अंतःपीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता, वहन क्षमता, अनुकूलनशीलता। उसके बाद कुछ एक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, जिसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आर्टिकल 253 के अंतर्गत पारित किया गया था। इसके बाद में तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद में इसको पारित किया गया था, जो कि 1984 में हुई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही GEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका गठन भी यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। संस्थान है, तो प्रमुख भारतीय संस्थान में एनजीटी की बात आती है, नीरी की बात आती है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इसका फुल फॉर्म है। कब स्टेबलाइज किया था? तो 18 अक्टूबर 2010 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इस आधार पर तो जीवन का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संबंधित मामलों का तेजी से निपटान करना। ओके, नेरी की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है इसका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसके लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है? ये नागपुर में, और 1958 में इसको स्थापित किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, तो 5 इसके क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं नीरी की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, केन्या में है। और WMO को कब स्थापित किया गया? 23 मार्च 1950। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के अंदर है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित किए गए, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसकी टाइमलाइन है: पार्ट 1 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। देन इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ अ मोमेंट। उसके 20 साल बाद क्या? 1992 में दी अर्थ समिट होती है, या इसको रिया समिट भी बोलते हैं। रियो डी जेनेरो में होती है, ब्राजील में। इसका आउटकम क्या था? तो एजेंडा 21, GF, UNFCCC। एजेंडा 21 क्या है? तो रियो
रियो 1992 का एक आउटकम है जो कि 21वीं सदी के लिए कार्य योजना है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण है, गरीबी निवारण है, जनसंख्या नियंत्रण है, सामाजिक सुरक्षा है, उसके बाद है पूंजी स्थानांतरण, खाद्य व स्वच्छ जल। उसके बाद पेप्सी शिखर सम्मेलन 1992 हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हम यहाँ पर आगे आएंगे टाइमलाइन में, तो 1997 5 साल के बाद रियो +5 न्यूयॉर्क में होता है। उसके 5 साल बाद आपको 2002 में रियो 10, इस बार 2002 के 10 साल बाद आपको 2012 में रियो 20 जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। उसका टाइटल क्या था? दी फ्यूचर वी वांट। एसडीजी 2015 से 2030 तक 17 गोल्स इसके रखे गए। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या रही है? 2022 में 180th रैंक रही है, स्कोर 18.9, यानी कि बॉटम रैंक इसकी रही है। कुछ दिवस है पर जनवरी टू जून। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, मार्च अप्रैल मई तीनों याद रखना है। 22 सबसे पहले जल आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर आएगी जैव विविधता। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, एंड फिर आता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ओके, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस। एक चीज और ध्यान रखना है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच अवेयरनेस मंथ होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, प्राकृतिक कृषि मसानोबू फुकुओका में, उसके बाद इकोमार्क 1991 फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है। इम्फॉल मणिपुर फर्स्ट बायो रिसोर्स एंड एसडी इंस्टीट्यूट। रियो +20 दी फ्यूचर वी वांट, इसकी 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है जो आप यहाँ पे देखेंगे। क्या है? रोजगार है, ऊर्जा, संवहनी शहर, खाद्य सुरक्षा, समुद्र, आपदा प्रबंधन और जल। तो ये रियो 20 के प्राथमिक क्षेत्र थे। और यहाँ पर एक कोट है, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लालच को नहीं। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। कैसी लगी आज की क्लास? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।